नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे निर्मल वर्मा की संस्मरणात्मक रचना रेणु समग्र मानवीय दृष्टिकोण। ये जो रचना है ये निर्मल वर्मा ने रेणु जो फणीश्वर नाथ रेणु जी है उनको याद करते हुए लिखी है। और ये ऋणजल धनजल नामक जो रचना है उसमें इसको शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, क्योंकि ये संस्मरणात्मक रचना है तो आत्मकथात्मक शैली कह सकते हैं, उसी में लिखी गई है कि मुझे याद है ये एक लंबा जुलूस था जो इमरजेंसी से कुछ दिन पहले दिल्ली में निकाला गया था। जयप्रकाश जी सबसे आगे थे, हजारों लोग उनके पीछे उमड़े आ रहे थे। देश के कोने कोने से लोग जुलूस में शामिल होने के लिए आए थे। मैं चलते चलते अपनी पांत भूल गया और अजनबियों के जत्थे में चला आया। पांत यानी पंक्ति को। साथ चलने वाले सज्जन से पूछा कि वह कहां से आए हैं। बिहार से, उन्होंने कहा, और तुरंत बिना कुछ सोचे हुए मैं उनसे पूछ बैठा, रेणु जी भी आए हैं? उन्होंने गदगद दृष्टि से मुझे देखा। नहीं, वह बीमार है, आ नहीं सके। आप उन्हें जानते हैं? मैं चुपचाप उनके साथ चलने लगा। आप उन्हें जानते हैं? यह प्रश्न बहुत देर तक मेरे भीतर गूंजता रहा। मैं उनसे केवल 2-3 बार मिला था, पर आज भी मैं आंखें मूंदकर उनका चेहरा हूबहू याद कर सकता हूँ। उनके लंबे झूलते बाल, एक संक्षिप्त सी मुस्कुराहट जो सहज और अभिजात सौजन्य में भी भीगी रहती थी। कुछ लोगों में एक राजसी अरिस्टोक्रेटिक गरिमा होती है जिसका ऊंचे या नीचे वर्ग से संबंध नहीं होता, वह सीधे संस्कारों से संबंध रखती है। रेणु जी में यह अभिजात भाव एक ग्रेस की तरह व्याप्त रहता था, यानी उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। किंतु जिस चीज ने सबसे अधिक मुझे उनकी तरफ खींचा वह उनका उच्छल हल्कापन था। वह छोटे छोटे वाक्यों में सन्यासियों की तरह बोलते थे और फिर शर्माकर हंसने लगते थे। तो यहाँ पर लेखक को रेणु जी का कौन सा स्वभाव है जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली करता है या अपनी ओर खींचता है? तो अपनी बात को सहज सरल तरीके से सन्यासियों जैसे छोटे छोटे वाक्यों में जो वो अपनी बात कहते थे और उसके बाद खुद ही शर्मा जाते थे, ये उसे प्रभावित करता है लेखक को। उनका हल्कापन कुछ वैसा ही था जिसके बारे में चेखव ने एक बार कहा था। चेखव विचारक हैं। कुछ लोग जीवन में बहुत भोगते सहते हैं। ऐसे आदमी ऊपर से बहुत हल्के और हंसमुख दिखाई देते हैं। वे अपनी पीड़ा दूसरों पर नहीं थोपते क्योंकि उनकी शीतलता, उनकी शालीनता उन्हें अपनी पीड़ा का प्रदर्शन करने से रोकती है। रेणु ही ऐसे ही शालीन व्यक्ति थे। पता नहीं जमीन की कौन सी गहराई से उनका हल्कापन ऊपर आता था। यातना की कितनी ही परतों को फोड़कर उनकी मुस्कुराहट में बिखर जाता था, यह जानने का मौका कभी नहीं मिल सका। वह अब नहीं है। मेरे लिए यह अब भी एक अखबारी अफवाह है, यानी मैं अब भी इस बात पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ जिस पर मैं विश्वास नहीं कर पाता। उनकी मृत्यु अभी तक मेरे लिए सत्य नहीं बनी है। मुझे हैरानी होती है कि उनकी बार बार बीमारी की खबर मुझे इस भयानक खबर के लिए तैयार नहीं कर पाई। हम कुछ मित्रों की बीमारी के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं जैसे उनकी कुछ जानी पहचानी आदतों की। मृत्यु से उनका संबंध बिठाना असंभव और असहनीय जान पड़ता है। मुझे अपना दुख भी असंभव जान पड़ता है। जिस व्यक्ति को केवल 2-3 बार देखा था, उनके न रहने से मुझे अपनी लिखने की दुनिया इतनी सूनी और सुनसान जान पड़ने लगी। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैंने नहीं सोचा था कि रेणु जी के चले जाने के बाद मेरी लेखन की जो दुनिया है इतनी वीरान और सुनी हो जाएगी। ऐसा कभी विचार नहीं किया था। अब सोचता हूं तो समझ में आता है कि हमारी चीजों को चाहे बहुत कम लोग पढ़ें, किंतु हम लिखते बहुत कम लोगों के लिए हैं। मैं जिन लोगों को ध्यान में रखकर लिखता था उनमें रेणु सबसे प्रमुख थे। मैं हमेशा सोचता था, पता नहीं मेरी ये कहानी, यह लेख, उपन्यास पढ़कर वो क्या सोचेंगे। यह ख्याल ही मुझे कुछ छद्म और छिलछिला, कुछ दिखावटी लिखने से बचा लेता था। कुछ लोग हमेशा हम पर सेंसर की तरह काम करते हैं। सत्ता का सेंसर नहीं जिसमें भय और धमकी छिपी रहती है, किंतु एक ऐसा सेंसर जो हमारी आत्मा और कॉन्शियस, हमारी रचना कर्म की नैतिकता से जुड़ जाता है। रेणु जी का होना, उनकी उपस्थिति ही एक अंकुश और वरदान थी। जिस तरह कुछ साधु संतों के पास बैठकर ये असीम कृतज्ञता का एहसास होता है, हम अपने भीतर धुल जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं।
रेणु जी की मूक उपस्थिति हिंदी साहित्य में कुछ ऐसी ही पवित्रता का बोध कराती थी। वह समकालीन हिंदी साहित्य के संत लेखक थे। यहाँ मैं संत सब उन शब्द उसके सबसे मौलिक और प्राथमिक अर्थों में इस्तेमाल कर रहा हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया की किसी चीज को त्याज्य और घृणास्पद नहीं मानता, हर जीवित तत्व में पवित्रता और सौंदर्य और चमत्कार खोज लेता है। इसीलिए नहीं कि वह इस धरती पर उगने वाली कुरूपता, अन्याय, अंधेरे और आंसुओं को नहीं देखता, बल्कि इन सब को समेटने वाली अबाध प्राणवत्ता को पहचानता है। तो यहाँ संत कहने से अभिप्राय क्या है कि बिल्कुल मौलिक विचारों से युक्त कोई व्यक्ति, जिसको कहीं भी घृणा या कहीं भी कुरूपता नजर नहीं आती, सबको अपने में समेट लेते हैं। दलदल से कमल को अलग नहीं करता, दोनों के बीच रहस्यमय और अनिवार्य रिश्ते को पहचानता है, क्योंकि दलदल है वही कमल का अस्तित्व है। सौंदर्य का असली मतलब मनोहर चीजों का रसास्वादन नहीं, बल्कि गहरे अर्थों में चीजों के पारस्परिक सार्वभौमिक दैवी रिश्ते का को पहचानना होता है। इसीलिए उसमें एक असीम साहस और विवेक तथा विनम्रता छिपी रहती है। इस अर्थ में हर संत व्यक्ति अपनी अंतर्दृष्टि में कवि और हर कवि अपने सृजनात्मक कर्म में संत होता है। रेणु जी का समूचा लेखन इस रिश्ते की पहचान है, इस पहचान की गवाही है, और यह गवाही वह सिर्फ अपने लेखन में ही नहीं, जिंदगी के नैतिक फैसलों, न्याय और अन्याय, सत्ता और स्वतंत्रता की संघर्ष भूमि में भी देते हैं। रेणु जी की इस पहचान में सौंदर्य की नैतिकता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी नैतिक अंतर्दृष्टि की संवेदना। दोनों के भीतर एक रिश्ता है, जिसके एक छोर पर मैला अंचल है तो दूसरे छोर पर है जयशंकर प्रसाद जी की संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश जी की संपूर्ण क्रांति। दोनों अलग अलग नहीं है, वे एक ही स्वप्न, एक ही लालसा, एक ही विजन यानी दृष्टिकोण के दो पहलू हैं और एक दूसरे पर टिके हुए हैं। देखिए, मैला आंचल इनका पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है और इसी रचना ने उनको विशेष पहचान मिली। ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ इतना प्रभावशाली जो रचना इन्होंने दी है, वो समाज के प्रति इनके दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जयप्रकाश जी की क्रांतिकारी विचारों की अभिव्यक्ति इन्होंने की है। कलात्मक विजन और क्रांति दोनों की पवित्रता उनकी समग्र दृष्टि में निहित है, संपूर्णता की मांग करती है, एक ऐसी संपूर्णता जो समझौता नहीं करती, भटकती नहीं, सत्ता के टुकड़ों पर या कोरे सिद्धांतों की आड़ में अपने को दूषित नहीं करती। वह एक ऐसा मूल्य है जो खुली हवा में सांस लेता है, इसीलिए अंतिम रूप में पवित्र, सुंदर और स्वतंत्र है। यह आकस्मिक नहीं था कि रेणु जी की समग्र मानवीय दृष्टि को अनेक जनवादी और प्रगतिवादी आलोचक संदेह की दृष्टि से देखते थे। कैसा है अजीब लेखक जो गरीब की यातना के भीतर भी इतना रस, संगीत, इतना आनंद छलक सकता है। सूखी पड़ती जमीन के उदास मरुस्थल में सुरों, रंगों और गंधों की रासलीला देख सकता है। यानी विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक विचारों का प्रभाव इनके लेखन पर देखा जा सकता है। सौंदर्य को बटोर सकता है, आंसुओं को परखता है, किंतु उसके भीतर से झांकती धूल दूसरित मुस्कान को देखना नहीं भूलता। एक सौंदर्यवादी की तरह नहीं, जो सुंदरता को अन्य जीवित तत्वों से अलग करके उनका रसास्वादन करता है। रेणु एथिस्ट नहीं थे, किंतु वह हाय हाय करते, छाती पीटते प्रगतिशील लोगों के आडंबर से बहुत दूर थे, जो मनुष्यों की यातना को उनके समूचे जीवन से अलग करके अपने सिद्धांतों की लेबोरेटरी में एक रसायन की तरह इस्तेमाल करते हैं। यानी जो मानवीय भावों का अपने महत्व के लिए या अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। कितनी बड़ी विडंबना थी कि मार्क्सवादी आलोचक, जिन्हें सबसे पहले रेणु जी के महत्व को पहचाना था, अपने थोथे नारों में इतना आत्मलिप्त हो गए कि जनवादिता की दुहाई देते हुए सीधे अपनी नाक के नीचे जीवंत जनवादी लेखक की अवहेलना करते रहे। किंतु यह मैं गलत हूं, यह विडंबना नहीं थी। यह एक ऐसी दृष्टि की भयानक परिणति थी जो एक तरह अपने को प्रगतिशील घोषित करता था, दूसरी तरफ बिहार के जन आंदोलन को फासिस्ट और जयप्रकाश जी को देशद्रोही करार कर सकती थी। वह दृष्टि जो शब्दों के साथ इतना सिनिकल ढंग से बलात्कार कर सकती है। यदि रेणु जी को प्रगतिगामी सौंदर्यवादी लेखक प्रमाणित करने की कोशिश करे तो हमें एक क्षोभ अवश्य हो, लेकिन आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
रेणु जी ने बहुत निकट से मनुष्य की पीड़ा, मजबूरी और गरीबी को देखा था। इसीलिए वे उसके साथ कोई सैद्धांतिक खिलवाड़ नहीं कर पाते थे। साहित्य में वे ऐसी उम्र में आए थे जब अनेक लेखक लेखक बहुत सी किताबें लिख चुके होते हैं। वह अपने साथ अनुभवों की पूरी संपदा लाए थे, तो उनका जो लेखन है वो किसी के दबाव में नहीं था, किसी सिद्धांतों के आधार पर नहीं था, बल्कि वो उम्र के अनुभवों से गढ़ा गया लेखन था। ये अनुभव उनके उपन्यासों में इतने ताजे और तात्विक जान पड़ते हैं कि लगता है जैसे इनके पात्रों में मिट्टी के जर्रे चिपके हैं, जिन्हें अभी अभी उन्होंने धरती से निकालकर अपनी कथाओं में पिरोया है। यानी उनमें वास्तविकता नजर आती है। उन्होंने जिस सूक्ष्म संवेदना और गहरे लगाव से बिहार के एक अंचल पूर्णिया की जमीन को कुरेदा था, उसके फैलाव को महीन और मांसल छवियों में ध्वनित किया था। उसके लिए गद्य की भाषा को अप्रत्याशित रूप से काव्यात्मक मुहावरों में ढाला था। वह हिंदी उपन्यास में अभूतपूर्व घटना थी जो मैला आंचल में इन्होंने किया है। जो कलात्मकता दिखाई है उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। अभूतपूर्व इस अर्थ में नहीं कि उनसे पूर्व किसी अन्य लेखक ने अपने गांव या क्षेत्र में उपन्यास नहीं लिखे थे। अनेक कथाकारों का नाम लिया जा सकता है जिन्होंने उनसे पहले भी आंचलिक उपन्यास लिखे थे। रेणु का स्थान यदि अपने पूर्ववर्ती और समकालीन आंचलिक कथाकारों से अलग और विशिष्ट है, तो वह इसमें है कि आंचलिक उनका सिर्फ परिवेश था। उसके भीतर बहती जीवन धारा स्वयं अपने अंचल की सीमाओं का उल्लंघन करती थी। परिवेश यानी वातावरण आंचलिक ग्रामीण था, लेकिन जो उसमें भावधारा थी वो उस आंचलिकता की सीमाओं से भी परे तक थी। रेणु का महत्व उनकी आंचलिकता में नहीं, आंचलिकता के अतिक्रमण में निहित है। बिहार के छोटे भूखंड की हथेली पर उन्होंने समूचे उत्तर भारत के किसान की नियति रेखा को उजागर किया था। यह रेखा किसान की किस्मत और इतिहास के हस्तक्षेप के बीच गुंथी हुई थी। जहां गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन, सोशलिस्ट पार्टी के आदर्श, किसान सभाओं की मीटिंगें अलग अलग धागों से रेणु का संसार बुनती है। इन सब विचारों को इन्होंने इस उपन्यास में शामिल किया है और एक गांव को कथानक के रूप में लिया या कथा के आधार के रूप में लिया, लेकिन दिखा क्या रहे हैं उसमें संपूर्ण उत्तर भारत का चित्रण यहाँ पर कर रहे हैं। सैकड़ों पात्र आते हैं जाते हैं, उनकी गति, उनका ठहराव, उनकी ऊहापोह और आत्म संघर्ष पर पूरी इमेज हम अंकित कर जाते हैं। ऊहापोह यानी मन में जो वैचारिक द्वंद्व है। सिनेमा के पर्दे पर हम जैसे आइंस्टाइन की फिल्मों में व्यक्ति और समूह, चलती हुई भीड़ में स्तब्ध चेहरे और अनेक का गत्यात्मक द्वंद्व, हलचल और तनाव देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही पूर्णिया के पर्दे पर उसकी पीठिका में हम भारतीय ग्रामवासी और इतिहास के बीच मुठभेड़ और टकराव की गड़गड़ाहट सुनते हैं। एक ऐसा क्षण आता है जब पात्र और पीठिका में कोई अंतर नहीं रहता, दोनों एक दूसरे में गुंथ जाते हैं। जैसे मनुष्य, धरती और इतिहास के बीच सीमाएं घुल सी जाती हैं। किंतु आपसी मुठभेड़ से जो बिजली चमकती है, बिहार के अवसन धूल भरे आकाश में जो चिंगारी कौंधती है, रेणु ने कमरे की आंखों से उसे अपनी जीवंत फड़फड़ाती तत्कालिकता में पकड़ने की कोशिश की है। यह अद्भुत ड्रामा था। शायद ही किसी हिंदी उपन्यासकार ने उपन्यास की नैरेटिव परंपरा को झिझोड़कर उसे प्रेमचंदीय ढांचे से बाहर निकालकर इतना नाटकीय, इतना लचीला, इतना काव्यात्मक बनाया था जितना कि रेणु ने। और यह नाटकीयता, यह कविता अलंकार में और कृत्रिम नहीं थी, क्योंकि परंपराग्रस्त किसान और आधुनिक ऐतिहासिक आंदोलन के बीच जिस मुठभेड़ को रेणु ने अपना विषय बनाया था, उससे पहले ही बारूदी नाटकीय विद्यमान थे। उनमें सिर्फ दिया सलाई लगाने की देर थी। यानी धरातल तो पहले से ही तैयार थी, लेकिन उस धरातल को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किसने किया है? जैसे बारूद तो पहले से तैयार था, दिया सलाई किसने लगाई? रेणु जी ने। रेणु ने जिस तीली से किसानों के उदास, धूल धूसरित क्षितिज में छिपी नाटकीयता को आलोकित किया था, उसी तीली से हिंदी के परंपरागत यथार्थवादी उपन्यास के ढांचे को भी एकाएक ढहा दिया। मेरे विचार से रेणु की अविस्मरणीय देन और उपलब्धि है।
मैला आंचल और पट्टी परिकथा महज उत्कट आंचलिक उपन्यास नहीं है, वे भारतीय साहित्य के पहले उपन्यास हैं जिन्होंने अपने जमीत ढंग से झिझकते हुए भारतीय उपन्यास को एक नई दिशा दिखाई थी, जो यथार्थवादी उपन्यास के ढांचे से बिल्कुल भिन्न थी। उन्होंने उपन्यास के नैरेटिव कथ्यात्मक परंपरा को तोड़ा था, उसे एक अलग एपिसोड में बांटा था, जिन्हें जोड़ने वाला धागा कथा का सूत्र नहीं, परिवेश का ऐसा लैंडस्केप था जो अपनी आत्यांतिक लय में उपन्यास को रूप और फॉर्म देता है। रेणु जी के यहाँ समय में बंदी घटनाएं नहीं, उबड़ खाबड़ जिंदगियों की यह लय, यह स्पंदन उपन्यास के हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ता है। रेणु जी पहले कथाकार थे जिन्होंने भारतीय उपन्यास की जातीय संभावनाओं की तलाश की थी। शायद सहज रूप से, कहीं शिल्प और सिद्धांत के स्तर पर वे अवश्य ही नहीं, बल्कि एक ऐसे रचनात्मक स्तर पर जहां जिंदगी का कच्चा माल स्वयं कलाकार के हाथों अपने प्राण, जो फार्म का दूसरा काम है, खींच लेता है ताकि वह एक नए खुले मुक्त ढांचे में सांस ले सके। तो ऐसे लगता है कि जो कथा की घटनाक्रम है या जो इस उपन्यास का कथानक है, वो स्वयं रेणु जी के हाथों से तैयार होना चाहता है। फार्म की असली उपलब्धि उसकी प्राणवत्ता में निहित है। बाकी सब प्रश्न तकनीकी और शिल्प के हैं। आलोचक की बहस का विषय जरूर हो, कथाकार का उनसे कोई नाता नहीं है कि बाकी सब किसका काम है, आलोचक का काम है। मैं रेणु जी की मृत्यु को असामयिक नहीं कहूंगा। हर मृत्यु एक तरह से असामयिक होती है, क्योंकि जिंदगी का कारोबार किसी एक बिंदु पर पूरा नहीं होता, किंतु खास इस दौर में इमरजेंसी की यातना के बाद उनका अचानक हमारे बीच से चले जाना बहुत क्रूर और असहनीय जान पड़ता है। यह उनकी विजय का क्षण था और वह अब नहीं है। देखिए, समाज में बदलाव आ रहा है, देश में क्रांति हो रही है, बदलाव आ रहे हैं, और उस बदलाव को लाने में रेणु जी के लेखन ने जो सहयोग दिया या प्रेरित किया, उसी बदलाव को देखने के लिए आज रेणु जी हमारे बीच नहीं है। तो ये निर्मल वर्मा जी के विचार हैं, उनकी यादें हैं जो रेणु जी के साथ जुड़ी हुई है, और इस एक उपन्यास के माध्यम से उन्होंने कैसे अपनी समग्र दृष्टिकोण का प्रस्तुत किया है, प्रस्तुतिकरण किया है, उसको उन्होंने इस संस्मरण में दिखाने की कोशिश की है। और बहुत ही सुंदर शब्दों में इस संस्मरण की रचना की गई है जो हृदय को छू लेता है। उम्मीद करती हूँ कि ये संस्मरण क्या है, इसमें किस बात को महत्व दिया गया है। इनका जो उपन्यास है मैला आंचल, जो पहला आंचलिक उपन्यास भी है मैला आंचल, उसको आधार बनाया गया है, और इसी को आधार बनाकर उनके जो समग्र मानवीय दृष्टिकोण है उसको प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि ये जो उपन्यास है केवल एक क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत का चित्रण इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।